कंप्यूटर के अंदर कुल 30 टॉपिक हुआ करते हैं और 30 टॉपिक में से हम 5 टॉपिक पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज की वीडियो में हम 6वां टॉपिक, 7वां टॉपिक, 8वां टॉपिक और 9वां टॉपिक पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है इनके नाम हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर, आईपी एड्रेस, बाइनरी मेमोरी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बाइनरी मेमोरी का टॉपिक, इससे क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर से पूछा जाया करता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे DBMS के बारे में। तो ये 4 टॉपिक आज की वीडियो में हम रखेंगे। धीरे धीरे करके 30 टॉपिक आपके पूरे करा दिए जाएंगे। आप निश्चिंत रहो, इसके बारे क्वेश्चन आपका बनना नहीं है और सारे क्वेश्चन आपके पूर्व परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इसके बारे क्वेश्चन बनना बहुत ही मुश्किल है। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित कौन करता है? ध्यान देंगे, सबसे पहले मैं आपको हमेशा की तरह वन लाइनर क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद आपका MCQ क्वेश्चन से रिवीजन कराऊंगा, उसके बाद आपका टेलीग्राम पे टेस्ट लूंगा और उसके बाद आपका वेबसाइट पे टेस्ट लूंगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और यहाँ नीचे भी दिखाया गया है। जो बच्चे अभी तक जुड़े नहीं हैं टॉप लेवल पे आने के लिए, क्योंकि हमारी लड़ाई न सिर्फ पास होने की है बल्कि टॉप लेवल पे आने की लड़ाई है। और जो बच्चा टॉप लेवल पर आने की ललक रखता है केवल वही बच्चा ज्वाइन करे। फालतू बच्चों की हमको ज़्यादा आवश्यकता नहीं हुआ करती है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित कौन करता है? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है कौन? कंपाइलर। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार में एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में अनुवादित कर सकता है। क्या कर सकता है? अनुवादित कर सकता है। इंटरप्रेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरप्रेटर कहलाता है। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदल देता है। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा में, किसमें? उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में, किसमें? मशीनी भाषा में, किसमें? मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है। इससे युक्त प्रोग्रामिंग लैंग्वेज धीमा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करता है। किससे युक्त? इससे युक्त। किससे? इंटरप्रेटर से युक्त। इंटरप्रेटर, ध्यान देंगे, इंटरप्रेटर से युक्त। किससे युक्त? इंटरप्रेटर से युक्त प्रोग्रामिंग लैंग्वेज धीमा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन किया करता है। कौन सा ट्रांसलेटर प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट्स को, किसको? सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शन के लिए रिजल्टिंग कलेक्शन को एक नई फाइल में रखता है। नाम है कंपाइलर। और आपको बताना चाहूंगा कि अभी आपका टेस्ट हुआ था पिछली वीडियो के भी आप पर, उसमें आनंद वत्स ने और पूनम राठी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। पूनम राठी ने और आनंद वत्स ने प्रथम स्थान किया था। इन बच्चों को मैं इनकी मेहनत के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और भगवान से आशीर्वाद करता हूं, माता रानी से आशीर्वाद करता हूं कि ये न सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे फर्स्ट आएँ बल्कि HSC का जो आपका भी एग्जाम होने वाला है उसके अंदर भी फर्स्ट आएँ और आपके SSC के, रेलवे के और बैंकिंग के जो एग्जाम हैं उनमें भी परचम लहराएं सफलता का और अपने माँ बाप के साथ मैथ वाला चैनल का और हमारे नेताजी एकेडमी चैनल का भी नाम रोशन करें। क्वेश्चन लेंगे, कंपाइलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की किस गलती का पता लगता है? कंपाइलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की किस गलती का पता लगता है? सिंटैक्स की गलती का। किसका? सिंटैक्स एरर का पता चलता है। एम्बेसडर क्या है? एम्बेसडर मशीनी भाषा को, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं। एम्बेसडर क्या है? मशीनी भाषा को क्या करता है? एम्बेसडरी भाषा को मशीनी भाषा में बदल देता है। एम्बेसडरी भाषा को मशीनी भाषा में क्या करता है? ये चेंज कर देता है। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। एक बात बताऊंगा आपको कि जिन बच्चों को PDF चाहिए इस वीडियो की और पिछली वीडियो की, वो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। बहुत सारे बच्चे मेरे को कॉल करते रहते हैं छोटी छोटी बातों के लिए, तो आप जो मेन आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो ही आप कॉल किया करो, अदरवाइज आपके लिए व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप नंबर पे ही कॉन्टैक्ट करें। और कोई बच्चा बोलता है कि सर क्विज कहाँ है, तो क्विज टेलीग्राम चैनल पे है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। और अगर आपके पास पुराने पेपर नहीं है तो पुराने पेपर के ऊपर भी बच्चे बहुत सारी बातें पूछते हैं। पुराने पेपर का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप पुराने पेपर ऑनलाइन जो हुए हैं वो डाउनलोड कर सकते हो। और उसमें कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है पढ़ने में, कोई भी क्वेश्चन पे अगर आपको इंक्वायरी है तो आप हमारे से कंसल्ट भी कर सकते हो।
तो अम्बेसली भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट कौन करता है? अम्बेसलर। कंपाइलर और ट्रांसलेटर क्या हैं? कंपाइलर और ट्रांसलेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है, तो फोकस रखेंगे ऐसे क्वेश्चनों के ऊपर। किस भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है? किस भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग होता है? उच्च स्तरीय भाषा में। किस में? उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए, जिसको क्या बोलते हैं? देखो, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि उच्च स्तरीय भाषा क्या बोला था? ये हाई लेवल लैंग्वेज होता है। क्या होता है? HLL होता है, हाई लेवल लैंग्वेज। उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कंपाइलर का प्रयोग करते हैं। आप क्वेश्चनों को पीछे से पढ़ो और आगे से पढ़ो। मैं आपको एक वीडियो दूंगा, आप मेरे को याद दिला देना, मैं उसमें आपको बताऊंगा कि मैंने क्वेश्चनों को कैसे याद किया था और मेरे बच्चे क्वेश्चनों को कैसे याद करते हैं। तो वो 3 in 1 की आपकी एक पहेली होती है, उसको हमको क्या होता है? सुलझाना होता है। उसकी मैंने बुक बना रखी है और उसका मैं आपको एक डेमो दिखा दूंगा, तो आपको पता चलेगा कि भाई कैसे आप फर्स्ट आते हो। फर्स्ट आने वाला बच्चा कोई अवतार नहीं होता कि उसमें 50 दिमाग होते हैं। फर्स्ट आने वाला बच्चा काम को तरीके से करता, बस इतना फर्क होता है। बहुत सारे बच्चे गधे की तरह लगे रहते हैं और जिंदगी भर उनसे ग्रुप डी भी पास नहीं हुआ करता, और कुछ बच्चे 6 महीने की 3 महीने की तैयारी करके आपने देखा आईएएस का लेवल भी फर्स्ट रैंक पे पास करते हैं। अम्बेसडर का प्रयोग किस भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है? निम्न स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। अम्बेसडर का प्रयोग किस भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है? अम्बेसडर का प्रयोग निम्न स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांस करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के इस अनुवाद को सोर्स कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या है? कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है और मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के इस अनुवाद को, यानी कि ये जो ट्रांसलेट करता है, इसको क्या कहते हैं? इसको सोर्स कोड कहते हैं। कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर कौन सी भाषा बिना ट्रांसलेटर प्रोग्राम को समझ सकता है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ध्यान से देखेंगे। कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर कौन सी भाषा बिना ट्रांसलेटर प्रोग्राम को समझ सकता है? मशीनी भाषा को। मशीनी भाषा को माइक्रो प्रोसेसर क्या कर सकता है? बिना ट्रांसलेट के भी पढ़ सकता है। बार बार इंपोर्टेंट बोल के आपका समय व्यर्थ नहीं करूंगा, आप खुद समझ लो कि सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए क्वेश्चन हैं और हर कीमत है एक एक क्वेश्चन की, यानी कि हर क्वेश्चन आपका पूछा गया है और सभी क्वेश्चन की पूरी वैल्यू बराबर है। कंपाइलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है क्या? कंपाइलर सॉफ्टवेयर क्या है? यह एक स्रोत है। किसका? यह स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करता है, यानी कि आपको कोई डाटा मिलेगा, उसको क्या करता है? ये ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद कर देता है। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, आईपी एड्रेस का पूरा नाम क्या है? देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको टॉपिक टू टॉपिक करा रहा हूँ। ये सारी जो आपकी सीरीज चल रही है टॉपिक टू टॉपिक चल रही है। कंप्यूटर के टोटल 30 टॉपिक हुआ करते हैं, 30 में से 5 हम पढ़ चुके और छठा हमने अभी पढ़ लिया। आप 7वें पे आ गए हैं आईपी एड्रेस पे। और आईपी एड्रेस के बाद आपको मैं बाइनरी मेमोरी पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? बाइनरी मेमोरी पढ़ाऊंगा। और उसके बाद आपको DBMS के बारे में पढ़ाऊंगा। और उसके बाद इन सभी क्वेश्चनों का MCQ रिवीजन भी कराऊंगा और उसके बाद आपका टेलीग्राम पे टेस्ट भी लूंगा। आईपी एड्रेस का पूरा नाम क्या है? आईपी एड्रेस का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल है। क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल है। किसका नाम? आईपी एड्रेस का पूरा नाम। और इसका उपयोग किसमें होता है? आईपी एड्रेस का उपयोग मैसेज संदेश भेजने के लिए किया जाता है। आईपी एड्रेस का उपयोग किसमें करते हैं? आईपी एड्रेस का उपयोग मैसेज भेजने के लिए किया जाता है। आईपी एड्रेस के प्रकार। आईपी एड्रेस 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। बड़े अच्छे बच्चे, आईपी एड्रेस 2 प्रकार का होता है। पहला IP4, दूसरा IP कितना? 6। इसके बाद क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस की विशेषता क्या है? इसमें 32 बिट लॉजिकल एड्रेस होते हैं। कितने? 32 बिट लॉजिकल एड्रेस होता है। कितने? 32 बिट का। ये क्वेश्चन आपको 64 भी देगा एग्जाम में ऑप्शन में और आपको 256 भी देगा। बहुत सारे बच्चे 256 मार देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है।
ध्यान देंगे आईपी एड्रेस की विशेषता क्या है, यह 32 बिट, कितने बिट, 32 बिट लॉजिकल एड्रेस होता है। और इसमें 4 बाइट, क्या कितने बाइट, इसमें 4 बाइट लॉजिकल बिट होती है। ये सारे क्वेश्चन बने हैं और आगे भी ये क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसमें 4 बाइट लॉजिकल होती हैं, कितनी बाइट होती हैं, 4 बाइट लॉजिकल होती हैं। प्रत्येक आईपी एड्रेस में 4 क्या होते हैं, ऑक्टेट होते हैं, यानी कि 4 कोष्टक होते हैं, 1 2 3 4। कितने कोष्टक होते हैं, 4, 1 2 3 4 कोष्टक होते हैं। ऐसे आईपी एड्रेस को हम लिखते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, 4 दशमलव का ही एक आईपी एड्रेस होता है, 4 दशमलव का ही एक आईपी एड्रेस होता है। एक आईपी एड्रेस कितने दशमलव का होता है, 4 दशमलव का। इसमें 0 से 255 तक संख्या हो सकती है। तो आपसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम कितने नंबर रख सकते हैं, 255 संख्या मैक्सिमम हम रख सकते हैं। और मिनिमम कितने रख सकते हैं, मिनिमम 1 नहीं, मिनिमम 0। क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चे मारते हैं कि एक रख सकते हैं मिनिमम, ना 1 नहीं 0, इसको हम खाली भी रख सकते हैं। ध्यान देंगे ये क्वेश्चन खतरनाक है। एग्जामिनर इसको आपको बुद्ध बनाने के लिए देता है कि बच्चा 1 मारेगा। उसको पता है एग्जामिनर कि आप 1 मारोगे, क्योंकि जब जिस बच्चे ने क्वेश्चन नहीं पढ़ रखा हो क्या करेगा, तुक्का। देखो आप, मैं जब टेलीग्राम पे लेता हूँ तो वहाँ भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, तुक्का मारते हैं। भाई आप तुक्का ना मारें, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ तुक्का ना मारें। तुक्का मारने का एक साइंस होता है, आप उस साइंस को समझ के ही तुक्का मारो। आपके 6-7 पक्का आएंगे 10 में से। लेकिन अगर आप यूं ही तुक्का मारोगे, इस पे ए लगा दिया, इस पे बी लगा दिया, क्वेश्चन को पढ़ा नहीं, ऑप्शन को देखा नहीं, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको मैं आपको बताऊं, आपको मैं 1 मिनट लूंगा आपकी, अगर आप 10 क्वेश्चन पे तुक्का मारते हो ना, देखो मैं आपको 90 नंबर पे ले जाता हूँ। आपका 90 नंबर का टेस्ट है अभी, जो अभी आपके सामने टेस्ट है। 90 में मान लिया आपने 60 कर दिए, 30 नहीं करे, और 30 पे आपने तुक्का मार दिया। 30 में आपके तुक्के लगे 7 या 8, इससे ज़्यादा लगेंगे। आप मार मार के देख लो तुक्के, आप 50-60 पेपर लगा करके तुक्के मार लो कि आप 30 में से आप 7 मैक्सिमम 8 मैक्सिमम कर पाओगे। फिर आप क्या देखोगे, जो आपने 60 क्वेश्चन करे हैं, 7 आप जल्दबाजी में आपने यहाँ पे क्या कर दिए, खो दिए हैं। बाद में आपको लगता है कि मैं ये क्वेश्चन आराम से कर सकता था, मुझे क्वेश्चन आता था, लेकिन मैं जल्दबाजी में क्वेश्चन क्या कर गया, रॉन्ग कर गया। हिसाब क्या हो गया भाई, बोल के बताओ, हिसाब क्या हो गया, बराबर। जिस बच्चे ने 2 3 4 एग्जाम दिए हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और बताएं कि ये मैंने जो बोला क्या ये मैंने गलत बोला है। इसके प्रथम खाने में कभी भी 0 नहीं हुआ करता, इसके प्रथम खाने में कभी भी 0 नहीं होता। ये इस तरह के क्वेश्चन घुमाने के लिए पूछे जाया करते हैं, फोकस पे रखेंगे। एक आईपी एड्रेस में 5 क्लास होती हैं। एक आईपी एड्रेस में कितनी क्लास होती हैं, 5 क्लास होती हैं। कितनी क्लास होती हैं, 5 क्लास होती हैं। और अगर एग्जामिनर बहुत आगे बढ़ता है और आपका कंप्यूटर का कोई खास पेपर है तो एग्जामिनर ये भी पूछता है, अदरवाइज ये नहीं पूछता है। तो अभी आप जो बेसिक जो आपके एग्जाम हैं अभी, रेलवे ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, एसएससी के, आपके यूपीएससी के, इनमें ये चीज़ें नहीं पूछेंगी। अगर आप कोई कंप्यूटर का स्पेशल पेपर दोगे तो आपसे ए में कितने, बी में कितने ये पूछेगा। हाँ, लेकिन ये बात आपको याद करनी है, ये आपसे पूछेगा। क्लास डी का उपयोग मल्टीटास्क में होता है। किसमें, मल्टीटास्क में किसका उपयोग होता है, बोल के बताओ। मल्टीटास्क में किसका उपयोग होता है। बहुत सारे बच्चों को बोलने में शर्म आती है कि मैं बोलूँगा मेरी बेइज्जती हो जाएगी। भाई बेइज्जती तो रिजल्ट में जब नहीं मिलते, आपके पहला पेपर फेल, दूसरा पेपर फेल, तीसरा पेपर फेल, भाई जब आप लगातार फेल होते हैं ना तो फिर लोग आप पे उंगली उठाना शुरू कर देते हैं और तब बेइज्जती होती है। अभी आप तैयारी कर रहे हो, अभी आप करते रहो। दुनिया का मुंह बंद करने के लिए एग्जाम में रिजल्ट आएगा और हम टॉप लेवल पे पास होंगे। तो बताइए मल्टीटास्क में क्या होता है, मल्टीटास्क में क्लास डी का उपयोग होता है। किसका, क्लास डी का उपयोग होता है। और इसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हम किसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्लास डी का उपयोग हम नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्लास ई क्या है, 240 से 255 तक। नोट करेंगे इस बात को। क्लास ई का उपयोग, ये आपसे कोई पूछता नहीं है, ये आपसे पूछा जाता है। क्लास ई का उपयोग रिसर्च कार्यों के लिए किया जाता है। क्लास ई का उपयोग किसके लिए होता है, रिसर्च कार्यों के लिए होता है। और ध्यान देंगे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ एकलव्य बुक की पुस्तक से। किससे, एकलव्य बुक की काफ़ी फेमस बुक है, काफ़ी पॉपुलर बुक है और अद्वितीय बुक है। मैं कहता हूँ कि ये बुक अद्वितीय है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा, आप वहाँ से बाय कर लो। अगर आपको लगे कि आपने ये बुक बेकार में बाय कर ली तो आपको 2 गुना पैसे की मैं आपको रिफंड की जिम्मेदारी लेता हूँ। ये बुक वास्तव में चमत्कार है। मैं किसी के कहने पर नहीं बोल रहा कि मैं किसी पब्लिशर की एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। मैं कभी भी किसी पब्लिशर की एडवर्टाइजमेंट नहीं करता।
मैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए मैंने ये चैनल बनाया हुआ है, मुझे किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए। मेरे बच्चों का प्रेम ही मेरे लिए सबसे बड़ी सेवा है और मेरे को बच्चे डोनेट भी करते रहते हैं और उसी डोनेशन से मैं अपने घर को चला लिया करता हूँ। क्लास ई का उपयोग रिसर्च कार्यों के लिए किया जाता है। आईपी एड्रेस में 127 का उपयोग लूप ब्लैक एड्रेस के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? आईपी एड्रेस में 127 का उपयोग लूप ब्लैक एड्रेस के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कंप्यूटर खराबी का पता लगाने में करते हैं। देखो क्वेश्चन ये बनता है, कंप्यूटर खराबी का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कंप्यूटर खराबी का पता लगाने के लिए आईपी एड्रेस में 127 का प्रयोग किया जाता है। और ये काफ़ी कुछ इसमें मैथ के सवाल बनेंगे आपके, यानी कि मैथमेटिकल क्वेश्चंस बनेंगे आपके। ये भी मैं करवा रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं एक आध वीडियो स्पेशल बनाऊंगा, शायद 2 वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको ये जो मैथमेटिक्स पूछता है ना कंप्यूटर वगैरह का, तो उसको मैं आपको बताऊंगा कि आपको चुटकी में उसको आप 1 सेकंड 2 सेकंड में कैसे नजर मिलाते ही सोल्व कर सकते हो। तो अब इन चीज़ों को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो बेकार हो जाती है ऐसे करने से। इसके बाद क्वेश्चन रखेंगे आपका, डिजिटल डाटा रिप्रेजेंटेशन इस नंबर सिस्टम पर आधारित होता है। जो देखो मैंने आपको बोला था कि मैं इस वीडियो में 5 टॉपिक लूंगा, ट्रांसलेट लैंग्वेज का, आईपी एड्रेस का, बाइनरी मेमोरी का और डीबीएमएस का। तो ये अभी हम 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, आईपी एड्रेस पढ़ चुके हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़ चुके हैं और अब हम बाइनरी मेमोरी के क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस पे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जाया करते हैं। बाइनरी मेमोरी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता है। डिजिटल डाटा रिप्रेजेंटेशन इस नंबर सिस्टम पर आधारित होता है जो सभी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 नंबरों का उपयोग करता है। बाइनरी सिस्टम कराता है। तो ध्यान देंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है? 2 नंबरों का उपयोग करने वाला। कौन से है? आपको ये याद रखना कि 2 नंबर होते हैं इसमें, और कौन से? 0 और 1। कौन से? 0 और 1। तो 2 नंबर पकड़ रखना। ये पूरी डेफिनेशन आपको पढ़नी नहीं, एग्जामिनर आपको खुद ही देगा। तो आपको बस देगा 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ऐसे आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा, लेकिन हमारे स्टूडेंट गुमराह कभी हुआ नहीं करते। कंप्यूटर में डाटा स्टोर किया जाता है बाइनरी फॉर्म में। कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है? नंबर सिस्टम का। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार अंक 2 है। कितना है? 2 है। और ये एक क्वेश्चन और है जो कभी कभी एग्जाम में आप गलती कर देते हैं। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट भी मैंने देखा है। तो आपको इस क्वेश्चन को एक बार नज़र मिला करके देखना है। एक बार इसके साथ आप नज़र मिला कर क्वेश्चन को देख लो, ताकि एग्जाम में अगर आपके सामने आए तो आप चुटकी में इंसान मार के बाहर निकल लो। बाइनरी नंबर संख्या देखो, ये टेट्रा 1 है। कितना? 1 2 3 4। ध्यान देंगे, मैं फिर भी बोल रहा हूँ 1 2 3 4। बाइनरी नंबर संख्या 4 और नीचे क्या है? 2। जैसे आपका H2 होता है ना, हाइड्रोजन, ऐसे ये टेट्रा 2 है। कितना? टेट्रा 1 2। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन में मिलेंगे आपको, 2 ऑप्शन में मिलेंगे आपको। तो आपको ध्यान करना कितने हैं यहाँ पे 4 हैं। कितने हैं? 4 बार 1 है। कितने बार 1 है? 4 बार 1 है। मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ चीज़ों को। का दशमलव तुल्यांक कितना है? 2 है। कितना है? दशमलव तुल्यांक कितना है? ये आपको ये भी करना कि ये क्या है, ये 2 क्या है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये 2 क्या है। मैं इसमें व्यर्थ नहीं करता, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं उनके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए इन चीज़ों के ऊपर मैं 1 आध सेकंड एक्स्ट्रा लगा देता हूँ। दशमलव तुल्यांक 2 क्या है? दशमलव तुल्यांक है। ये भी क्वेश्चन घुमा करके उल्टे तरीके से पूछता है। इसके बाद क्वेश्चन रखेंगे, हेक्साडेसिमल नंबर का बेस क्या है? हेक्साडेसिमल नंबर का बेस क्या है? हेक्साडेसिमल नंबर का बेस 16। कितना है? 16 है। और पिछली वीडियो को 12 बच्चों ने और बच्चों के साथ शेयर किया था। उन 12 बच्चों को मैं मुबारक देता हूं कि आप हमारे चैनल के लिए इतनी आप हमारे चैनल के लिए भावना रखते हो, इतना प्रेम रखते हो। मैं उसके लिए कितना शुक्रिया अदा करूं, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं आपका बार बार धन्यवाद करता हूं कि आपने वीडियो को लाइक भी किया और अपने वीडियो को शेयर भी किया अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में या फेसबुक चैनल पे। अष्टक अंक प्रणाली का आधार अंक कितना है? नाम से लग रहा है इसका तो 8 है। 8 0 तथा 1 के समूह को कहते हैं। ये क्वेश्चन घुमाता है तो आपको बिल्कुल याद करना है। 8 0 तथा 1 के समूह को कहते हैं क्या? 1 बाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 बाइट कहते हैं। 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। फिर बोल रहा हूं, 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में किसी शब्द के लंबाई के माप की इकाई होती है बिट। कंप्यूटर संक्षेप जिसको केबी बोलते हैं का पूरा रूप क्या है? किलोबाइट है। केबी का मतलब
किलोबाइट है। इजी क्वेश्चन। कंप्यूटर संक्षेप एमबी का पूरा रूप क्या है? एमबी मेगाबाइट होती है और आस्की वह सिस्टम है जो उपलब्ध कराता है 256 कैरेक्टर। ये क्वेश्चन कई बार गलत कर देते हैं बच्चे, ध्यान रखना आपको। आस्की यानी कि ASSCII वह सिस्टम है जो हमको 256 कैरेक्टर उपलब्ध कराता है। कितने कैरेक्टर? 256 कैरेक्टर उपलब्ध कराता है। 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट के बराबर होते हैं। इजी क्वेश्चन है, छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। डिजिटल डाटा स्टोरेज की इकाई जो 2 की घात 70 यानी कि 2 की पावर 70 के बराबर होते हैं, उसको जेटाबाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेटाबाइट बोलते हैं। अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये क्या है? ये जेटाबाइट है। ये क्या है? ये जेटाबाइट है। क्या ये जेटाबाइट? जेटाबाइट क्या है? 2 की पावर 70। 2 की पावर 70 क्या है? जेटाबाइट है। 10 लाख यानी कि 1 मिलियन बाइट लगभग किसके बराबर होती है? 1 मेगाबाइट। यानी कि 1 मेगाबाइट में 10 लाख बाइट होते हैं। बड़े से छोटी मेमोरी का सही माप क्या है? ये आपको रटना पड़ेगा, इसके ऊपर आपको रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा जाया करता है और सबसे ज़्यादा गलती बच्चे इसी क्वेश्चन को किया करते हैं। आपसे चूक नहीं होनी चाहिए। आपको ये याद करना है कि पहले बड़ी और फिर छोटी मेमोरी कौन सी है। टीबी सबसे बड़ी मेमोरी है, उसके बाद जीबी, उसके बाद एमबी और सबसे छोटी केबी। टीबी, जीबी, एमबी, केबी। तो आप याद करेंगे टी जी एम के, 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 टी जी एम के। 1 बाइट 0 और खालिस्तान के बीच किसी संख्या को निरूपित कर सकता है। 255 255, 0 से 255 और टोटल 256। टोटल 256, गलती नहीं करनी है। टोटल कितने होते हैं? 256। 255 नहीं, क्योंकि 0 भी शामिल है। 1 से 255 में 255 होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या भी है? 0 भी शामिल रहती है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की परास होती है 64 बिट तक। 1024 जीबी के बराबर होता है 1 टेराबाइट। कंप्यूटर कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर का एक विशेष आस्की कोड होता है जिसका पूर्ण रूप होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। डेफिनेशन पूछी जाया करती है, याद करके रखेंगे। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड टू इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या? इंटरचेंज। इसके बाद क्वेश्चन रखेंगे आपका, डाटा की छोटी मूल इकाई कौन सी है? डाटा की सबसे छोटी मूल इकाई कौन सी है? बिट है। डाटा के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर DBMS। ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद MCQ क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमारे कितने टॉपिक हो जाएंगे? यहाँ तक हमारे 9 टॉपिक हो जाएंगे। कितने टॉपिक हो जाएंगे? 9 टॉपिक हो जाएंगे। कितने में से? 30 में से। तो जल्द ही हम कंप्यूटर सीरीज को पूरा करने का प्रयास करेंगे, और अगर आप थोड़ा सा भी सपोर्ट करोगे तो मैं और से वीडियो से काम करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी वीडियो की एवरेज 7 मिनट की आ रही है और वीडियो आती है आपकी कम से कम 35-40 मिनट की एवरेज की। तो काफ़ी कम एवरेज है, तो मुझे लगता है कि बच्चे बोर हो जाते हैं और बच्चे बीच में ही भाग जाते हैं। और कुछ बच्चे तो दीवाने हैं जो लास्ट तक वीडियो को देखते हैं। उन्हीं बच्चों को क्या मिलेगी? सफलता भी मिलेगी। तो आप वीडियो को देखो ही ना, अगर आप देखते हो तो पूरा देखो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। डाटा की सबसे छोटी मूल इकाई बिट होती है। डाटा के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको आप याद कर लो, ये डेफिनेशन आपसे पूछी जाया करती है। DBMS क्या है? DBMS है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। कच्चे तथ्य यानी कि रॉ फैक्ट क्या कहलाते हैं? डाटा कहलाते हैं। डाटा क्या होता है? डाटा होता है कच्चे तथ्य यानी कि रॉ फैक्ट। अर्थपूर्ण डाटा होता है सूचना। अर्थपूर्ण डाटा क्या बोलते हैं? सूचना बोलते हैं। दिखते अब इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में जब आते हैं तो मुश्किल लगते हैं। अनप्रोसेस्ड आइटमों का कलेक्शन कहलाता है डाटा। किसी उपभोक्ता का नाम व पता माना जाता है डाटा को। एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना कहलाता है क्या? डाटा रिडंडेंसी। क्या कहलाता है? डाटा रिडंडेंसी। क्या कहलाता है? डाटा रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी क्या है? डाटा रिडंडेंसी क्या है? एक डाटा को कई जगह पर सेव जब किया जाता है तो उसको डाटा रिडंडेंसी कहा जाता है। डाटा को लॉजिक सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए किस शब्द का यूज करते हैं? आंसर आपके सामने लगा दिया गया है, सॉर्टिंग। डेटाबेस को क्रिएट, मेंटेन और कंट्रोल्ड एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है।
डाटा को छोटे से बड़े के हिसाब से प्रदर्शित करता है। बिट, बाइट, करैक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस। तो ये आपको रटना है, बार बार लिख करके रटना है। इसको आपको सुन सुन के लिख लिख के, सुन सुन के लिख लिख के। मुश्किल है थोड़ा सा, एग्जाम में आएगा तो कंफ्यूज करेगा, ध्यान रखना। मैं आपको बोल के चल रहा हूँ, यहाँ पे एग्जाम में आएगा तो कंफ्यूज करता है। डाटा को छोटे से, किसे, छोटे से बड़े के हिसाब से लगाते हैं। ये छोटा है और ये डाटाबेस क्या है, बड़ा है। टेबल की एक रो कहलाती है टपल। डेटाबेस सॉफ्टवेयर है ऑरेकल। एक डेटाबेस को में प्राइमरी की का उद्देश्य क्या है? डेटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य क्या है? डेटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य क्या है? रिकॉर्ड की यूनिक ढंग से पहचान करना। क्या करना? रिकॉर्ड की यूनिक ढंग से पहचान करना। डेटाबेस में डिग्री का अर्थ क्या है? एट्रीब्यूट की संख्या। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को डेटाबेस कहा जाता है। एक डेटाबेस में फील्ड होती हैं जानकारी की श्रेणी। डाटा इंटीग्रिटी क्या है? इसमें रखा डाटा एक्यूरेट व रिलायबल होता है। एक क्वेश्चन तो यहीं तक पूछा गया आपका कि किस में रखा गया डाटा एक्यूरेट और रिलायबल होता है? डाटा इंटीग्रिटी में रखा डाटा। अन्य डाटा की स्थिति का विषय, अन्य डाटा की स्थिति का विषय की सूचना देने वाला डाटा क्या कहता है? मेटा डाटा कहता है। कंफ्यूज नहीं होना। यानी कि जो अन्य है डाटा, उसकी स्थिति, उसकी कंडीशन, उसकी पोजीशन के विषय में सूचना देने वाला कौन है? मेटा डाटा है। कौन है? मेटा डाटा। मेटा डाटा क्या है? फिर पढ़ लेंगे एक बार। मेटा डाटा क्या है? ये अन्य डाटा की पोजीशन के विषय के बारे में हमको बताया करता है। और ध्यान देंगे यहाँ पे पहला पदानुक्रमित DBMS IMS था। क्या था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और बच्चे ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ दिया करते हैं। और ये कैसे क्वेश्चन क्या होते हैं? इंपोर्टेंट हुआ करते हैं। पहला पदानुक्रमित DBMS IMS था। कौन था? IMS था। कौन था? हाईलाइट करूंगा मैं एक बार। कौन था? IMS था। कौन था? IMS था। और यह 1968 में जारी किया गया था। आपको ये याद बिल्कुल नहीं करना है, इन चीज़ों के आप चक्कर में मत पड़ो। आपको ये याद करना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे पूछते कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है सर? तो डेट आप जब वीडियो पढ़ोगे तो आपको खुद ही आइडिया आते जाएंगे कि आपको क्या पढ़ना जरूरी है। हिस्ट्री का क्वेश्चन होता तो मैं ये डेट भी आपको पढ़ने के लिए फिर बोलता। समझते हो मेरी बात को? इसके बाद आपको क्वेश्चनों के लिए मैं लेके चलूंगा MCQ के ऊपर, और वहां पे हम MCQ का रिवीजन करेंगे। इन्हीं क्वेश्चनों का हम क्या करेंगे? अब रिवीजन करेंगे MCQ के माध्यम से। और उसके बाद क्या करेंगे? टेलीग्राम चैनल पे इसका टेस्ट लगाएंगे। और टेलीग्राम के बाद जब फाइनल 2-4 स्टेप हो जाएंगे हमारे, तो उसके बाद हम वेबसाइट पे इसका टेस्ट लगाएंगे। और वेबसाइट पे आप नियमित रूप से विजिट किया कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप डेली वेबसाइट पे 2-3 टेस्ट का प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, नॉलेज बढ़ेगी। क्योंकि सारे ही इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को मैंने अभ्यास में हम यहाँ पे शामिल कर दिया है। आपकी लैंग्वेज ट्रांसलेटर, IP एड्रेस, बाइनरी मेमोरी और DBMS के क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा 6वां टॉपिक है, ये 7वां टॉपिक है, ये 8वां टॉपिक है और ये 9वां टॉपिक है। इस तरह से हमारे 9 टॉपिक पूरे हो जाएंगे टोटल 30 टॉपिक में से। क्वेश्चन पहला रखेंगे, असेंबलर का क्या कार्य है? असेंबलर का क्या कार्य है? ये आपके सामने ऑप्शन हैं। आप ऑप्शन को चूज करके खुद ही आंसर करने का प्रयास करें, क्योंकि क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूं और मैं आपको फटाफट आंसर लगाता चलूंगा। असेंबलर का क्या कार्य है? असेंबलर काम होता है असेंबली भाषा को किसमें? यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। क्या? यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? असेंबलर कहलाता है। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट कर और एग्जीक्यूट कौन करता है? एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट कौन करता है? एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट कौन करता है? इंटरप्रेटर करता है। कौन करता है? इंटरप्रेटर करता है। आंसर क्या है? डी क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर वीडियो के खत्म होते ही डाल दिया जाएगा। क्वेश्चन है, कंपाइलर क्या है? कंपाइलर क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम जो असेंबली भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को लिखित भाषा में, एक उच्च स्तरीय भाषा को लिखित प्रोग्राम, फिर पढ़ूंगा। एक प्रोग्राम है ऐसा जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदल देता है। यही क्या होता है? कंपाइलर होता है। कंपाइलर क्या होता है?
उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है कौन? कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता, काम करता है अपने लिए? ये उच्च स्तरीय लैंग्वेज को, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को, किसको? हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कर देता है? ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझ सकता है, उसको क्या कहते हैं? वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना प्रोग्राम के समझ सकता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अमेरिकन भाषा, 2 है मशीन भाषा, 3 है एम्बेसडर भाषा, 4 है ये सभी। आंसर है आपका मशीन भाषा। कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। ये आपको ऑप्शन लगाए गए हैं आपके सामने, कितने अंकों में, आपको ये बताना कि कितने अंकों में। कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट में, किसमें? ये भी क्वेश्चन बना है, किलोबाइट या मेगाबाइट में व्यक्त की जाती है। कितने में? 8 द्विधारी अंकों में। किसमें? 8 द्विधारी अंकों। ध्यान देंगे कितने? 8 द्विधारी अंकों। आंसर क्या है? ए इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? इजी क्वेश्चन है। 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स के बराबर होता है। किसके? 1024 बाइट्स के बराबर होता है। ये मैंने आपके लिए आंसर भी मेंशन कर दिए हैं, तो आपको पढ़ने में पीडीएफ में बिल्कुल आसानी रहेगी, ताकि आप पढ़ो तो अपने आप को अच्छे से तैयार कर पाओ। 8 बिटों का समूह क्या कहलाता है? 8 बिटों का समूह क्या कहलाता है? 8 बिटों का समूह बाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? बाइट कहलाता है। कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? ये क्वेश्चन आप बताओ। कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में, किसमें? 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? ये आपके सामने ऑप्शन लगा दिए गए हैं। सही आंसर आप मैच कर लीजिए। 10,48,576 होते हैं। 10,48,576 होते हैं। 1 बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? 1 बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन 1024 भी लगाता है, तो आपको फोकस करना है कि 1 बाइट में 256 मूल्य निरूपित किए जाते हैं। कितने? 256 मूल्य निरूपित किए जाया करते हैं। 64 बिल्कुल नहीं। बच्चे तो 64 मारते हैं या 1024 मारते हैं, लेकिन ध्यान देंगे 256 यहाँ पे सही आंसर है। कितना? 256। इनमें से कौन कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पत्ती है? इनमें से कौन कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पत्ती है? द्विआधारी बिल्कुल सही है, ऑक्टल बिल्कुल सही है, हेक्साडेसिमल बिल्कुल सही है। आंसर क्या होगा? ये सभी। क्वेश्चन है इनमें से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? इनमें से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? ये मैंने आपको बताया था, सीक्वेंस आपको याद रखनी है। आपको घुमा घुमा के चीजें पूछता है। के भी छोटा होता है और टी भी आपका बड़ा होता है। सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला कोड कौन सा है? जो कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट, सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला कोड कौन सा है जो कैरेक्टर को 8 बिट कोड के रूप में दर्शाता है? तो ये यूनिक कोड होता है। कौन सा होता है? ये यूनिक कोड होता है। कौन सा होता है? यूनिक कोड होता है। कौन सा होता है? यूनिक कोड होता है, जो क्या करता है? कैरेक्टर को 8 विशिष्ट कोड में दिखाया करता है। और वो कौन से होते हैं? बिट कोड होते हैं। कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने और गणना करने के लिए खालिस्तान नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए खालिस्तान नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने लगा दिए गए हैं, ये रहे। किसका करते हैं? बाइनरी सिस्टम का। किसका? बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। सबसे बड़े से छोटे क्रम में इनमें से कौन सा सही है? यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बताना आपको? सबसे बड़े से छोटे, इसको क्या बोलते हैं? देखो, एक होता है आरोही, एक होता है अवरोही। आपको एग्जाम में ये भी देता है, यहाँ पे ये बोल करके ये बोल देता है कि इसको अवरोही में लगाओ या इसको आरोही में लगाओ।
तो बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि असेंडिंग डिसेंडिंग क्या है और अवरोही आरोही क्या है। देखो अवरोही ऊ तय र ते, आरोही च ढ ते। भूल जाओ तो ये ऐसे लिख लेना, जिसमें 3 अक्षर है वो 3 वाला ही है, जो 4 है उसमें 4 वाला ही है। और असेंडिंग डिसेंडिंग के हिसाब से डी का मतलब नीचे होता है, डीमोरलाइज होना, डीमोटिवेशन होना, डिक्रीज होना, यानी कि डी का मतलब ये होता है गिरना, यानी कि ऊपर से आप नीचे आओगे। समझ रहे हो ना बात को। तो आपको क्या बताना, बड़े से छोटे क्रम में बताना है, यानी कि आरोही क्रम में बताना, आपको चढ़ते क्रम में बताना नहीं है, आपको उतरते क्रम में बताना। किसमें, अवरोही क्रम में। क्योंकि अवरोही क्रम में क्या होगा, ऊ तय रहते, ऊ तय रहते, पहले बड़ा फिर छोटा। तो बड़ा कौन सा है, बड़ा टीबी है, सबसे बड़ा कौन सा है, टीबी है। तो टीबी कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये गया, ये रहा टीबी। उसके बाद कौन सा होता है, उसके बाद जीबी होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जीबी होता है। तो ये गया आपका, ये बचा, ये बचा। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एमबी होता है। तो ये गया, ये बचा। आंसर क्या है क्वेश्चन के लिए आपका, डी। समय इसलिए लिया ताकि आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए और आप एग्जाम में बिल्कुल भी चूक ना करें। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। इनमें से कौन सा डीबीएमएस का लक्ष्य नहीं है, इनमें से कौन सा डीबीएमएस का लक्ष्य नहीं है। तो ध्यान देंगे, प्रिवेंटिंग कंकरेंट एक्सेस, ये लक्ष्य नहीं पूछा हुआ है। नहीं पे आपको कुछ भी रख देता, नहीं वाला जो ऑप्शन है वो आपको कुछ भी रख देगा। आपको ये रटना नहीं है कि आपको ये रट लेना है, ये बिल्कुल नहीं रटना। ध्यान देंगे, रटना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ भी दे सकता हूँ। समझ रहे हो, एग्जामिनर यहाँ पे कुछ भी दे सकता है। लक्ष्य है, ये याद करके चलेंगे। डीबीएमएस का लक्ष्य क्या है, बड़ी जानकारी का प्रबंध करना, कुराल पुनः प्राप्ति करना, डेटा की सुरक्षा करना। ये क्या है, ये डीबीएमएस के लक्ष्य हैं। इनमें से कौन सा वाणिज्यिक डीबीएमएस का उदाहरण है, इनमें से कौन सा वाणिज्यिक डीबीएमएस का उदाहरण है। आंसर है आपका ओरेकल, बिल्कुल सही है। आईबीएम, ये भी सही है। सीबेस, ये भी सही है। ऑल ऑफ दीज, ये आंसर ही हो जाएगा हमारा। आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज, ये सारे क्या है यहाँ पे सही है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा एक डाटा एब्स्ट्रैक्शन का सर्वोत्तम स्तर है। एब्स्ट्रैक्शन का, किसका, एब्स्ट्रैक्शन पूछा है। और लेवल क्या पूछा है, सरलतम लेवल पूछा है। तो भौतिक लेवल है, तार्किक लेवल है, व्यू है, इनमें से कोई नहीं है। तो आंसर क्या है, व्यू। सामान्यकरण का क्या अर्थ होता है, सामान्यकरण का अर्थ होता है अपघटन के संबंध में शामिल होना। ये साइंस का आपका वर्ड है, साइंस के क्वेश्चन आप में पढ़ेंगे, वहां पे आपको उसकी डेफिनेशन आती ही होगी। अपघटन के संबंध में शामिल होता है क्या, सामान्यकरण। जो नॉर्मल फॉर्म अधिक प्रतिबंध है, जो नॉर्मल फॉर्म, ये क्वेश्चन देखो मैंने इसकी डिटेल भी लिखी है आपके लिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन देखेंगे फिर डिटेल देखेंगे। ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये 3 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप अपने पास पकड़ के रखेंगे, बिल्कुल आपको भागने देना है। नॉर्मल फॉर्म अधिक प्रतिबंध है, कौन सी नॉर्मल फॉर्म अधिक प्रतिबंध है। आंसर है इसका CBCNF। अब ये BCNF क्या है, ये भी पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बार बार बोल रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि BCNF क्या है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी डिटेल लिखी है इसके लिए आपको समझाने के लिए। BCNF क्या है, BCNF है बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म, बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म। आपको ये रट लेना है, ये आपको क्या कर लेना है, रट लेना, लिख लिख के। फिर ये आपसे ये पूछा जाता है कि BCNF का और क्या नाम है। तो इसको 3.5NF बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3.5NF बोलते हैं। एक क्वेश्चन में आएगा भी ये। BCNF का मतलब क्या है, 3.5NF क्या है, 3.5NF। ये क्या है, इज ए नॉर्मल फॉर्म यूज इन डेटाबेस, नोट स्लाइटली स्ट्रॉन्ग वर्जन ऑफ द थर्ड नॉर्मल वर्जन 3NF। BCNF वाज डेवलप्ड इन 1900। ये आपको डेट याद नहीं करनी है कि इसको कब बनाया गया, ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। इसके बाद क्वेश्चन रखेंगे, ओरेकल क्या है। ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर हुआ करता है। ओरेकल क्या है, एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, ओरेकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। एक डेटाबेस में फील्ड क्या होती है, एक डेटाबेस में फील्ड क्या होती है, एक डेटाबेस में फील्ड होती है जानकारी की श्रेणी। क्या होती है, जानकारी की श्रेणी होती है। क्या होती है, जानकारी की श्रेणी होती है।
एक ही डाटा को कई जगह स्टोर करना क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन पहले भी हम पढ़ चुके हैं। एक ही डाटा को कई जगह स्टोर करना क्या कहलाता है? रिडेंसी। क्या कहलाता है? रिडेंसी। क्या कहलाता है? रिडेंसी। क्या कहलाता है? रेंडेंसी बोलते हैं इंग्लिश में, रेंडेंसी। क्या बोलते हैं? तो आप याद कर लो इसको, कोई रिडेंसी बोलता है, कोई रेंडेंसी बोलता है, तो आप अपने हिसाब से याद कर लो। कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस क्या है? कंप्यूटर एप्लीकेशन, देखो ये क्वेश्चन भी पूछा जा करता है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? डीबीएमएस का। तो क्या है ये है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये हम सबसे पहले पढ़े क्वेश्चन कि क्या है ये? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। आंसर क्या है? सी। इसके बाद क्वेश्चन और भी हैं। देखो मैं कुछ क्वेश्चन टाइप नहीं कर पाया था, समय कम था, तो आपको जब मैं पीडीएफ डालूंगा आपके लिए तो मैं बाद में आपको टाइप करके पीडीएफ डाल दूंगा। अभी ये मैं आपसे बुक से क्वेश्चन करवाऊंगा, तो थोड़ा सा साफ नहीं है क्योंकि, लेकिन आपको थोड़ा सा मेरे साथ क्या करना है? कोऑपरेट करना है। तो आप इसको, क्योंकि आपको अब की बार क्या करना है? फर्स्ट लेवल पास करना है, तो आपको इन चीज़ों को भी समझना है। तो थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि, लेकिन आपको ये नहीं लगना चाहिए क्योंकि कई बार हमको क्या करना पड़ता है लाइफ के अंदर? कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो अब मान लो कि ये वही वाला काम हो रहा है। डेटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य क्या है? डेटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य क्या है? रिकॉर्ड की यूनिक ढंग से पहचान करना। क्या करना? रिकॉर्ड की यूनिक ढंग से पहचान करना होता है डेटाबेस में प्राइमरी की का काम। किसका काम? प्राइमरी की का काम क्या है? रिकॉर्ड की यूनिक ढंग से पहचान करना। टपल क्या है? टपल एक टेबल की होती है। क्या होती है? एक टेबल की एक रो होती है। क्या होती है? टेबल की एक रो होती है। टेबल की एक रो को क्या कहते हैं? घुमाया जाएगा क्वेश्चन। टेबल की एक रो को टपल कहते हैं। क्या कहते हैं? टपल कहते हैं। क्या कहते हैं? टपल कहते हैं। टपल क्या है? टेबल की एक रो है। टेबल की, देखो ध्यान से, एक हमारी टेबल होती है, उसमें रो होते हैं, उसमें कॉलम होते हैं, तो एक रो को क्या कहते हैं? टपल कहते हैं। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को डेटाबेस कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटाबेस कहते हैं। किसको? परस्पर संबंधित रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? डेटाबेस कहते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिकल डाटा क्या कहता है? अल्फा न्यूमेरिकल डाटा किसमें? इंफॉर्मेशन सिस्टम में। किसमें? इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा कहलाता है। अगर आपने पुराने पेपर पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मेरे पास पुराने पेपर नहीं है। तो बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑनलाइन हुए पुराने पेपर का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पुराने पेपर पढ़ लो। पुराने पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बार बार रिवाइज हुआ करते हैं, और अगर आपको 30-40 क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में मिल जाते हैं तो आपके लिए एक चांस होता है विजय करने का, फतेह करने का, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल पता है, अच्छे से पता है, तो आप इन क्वेश्चनों को 15 सेकंड में हल कर सकते हो। और मैं तो कहता हूँ कि आप 2-3 सेकंड में हल कर सकते हो, क्योंकि अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जो मैं लेता हूँ टेस्ट, तो उसमें आप देखोगे बच्चों की फ्रीक्वेंसी कितनी है। बच्चे मैं वहाँ पर टेस्ट के लिए देता हूँ आपको 15 सेकंड। मैं 15 सेकंड क्यों देता हूँ जबकि आपको एग्जाम में मिलती है लगभग 1 मिनट? मैं आपको 15 सेकंड का समय क्यों देता हूँ? ताकि आपकी स्पीड फास्ट हो, आप फास्ट सोच सकें, आप फास्ट काम कर सकें, इसलिए मैं समय कम देता हूँ। और कोई कोई बच्चा बोलता है कि सर 20 सेकंड कर दो, कोई कोई बोलता है 30 सेकंड कर दो। तो अगर आप भी इन बच्चों से सहमत हो तो आप मेरे को कमेंट कर दो, मैं इसका 20 सेकंड कर दूंगा, लेकिन 30 नहीं करूंगा, ध्यान रखना, 20 कर सकता हूँ मैक्सिमम, क्योंकि मुझे चाहिए कि आप इसमें समय की बचत करो और वो फिर आपको यूज करेंगे उस चीज़ को, मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने में, रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करने में उस बचत को हम यूज करेंगे। मेरी बात से आप सहमत हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो। इसमें से किस में व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज जैसी सिंगल एंटिटी संबंधी जानकारी डेटाबेस में रहती है? आंसर है रिकॉर्ड्स के अंदर। खालिस्तान का अर्थ डेटाबेस में रखा जाता, खालिस्तान का अर्थ है कि डेटाबेस में रखा डाटा एक्यूरेट और रिलायबल होता है। ये क्वेश्चन हम पहले ही पढ़ चुके हैं और इस क्वेश्चन का आंसर करना अब हमारे लिए बच्चों का खेल हो चुका है। किसका अर्थ है कि डेटाबेस में रखा डाटा एक्यूरेट होता है? क्या होता है? एक्यूरेट होता है और रिलायबल होता है। तो किस में होता है ये होता है डाटा इंटीग्रिटी में। किसमें? डाटा इंटीग्रिटी में। कच्चे तथ्य यानी कि रो फैक्ट्स कच्चे तथ्य कहलाते हैं, जबकि अर्थपूर्ण डाटा खालिस्तान बन जाता है। कच्चे तथ्य क्या होते हैं? रॉ फैक्ट होते हैं। और अर्थपूर्ण डाटा क्या बन जाता है? डाटा सूचना।
यहाँ पे एक बार बीच में खालिस्तान आएगा। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कच्चे तथ्य यानी कि रा फैक्ट खालिस्तान कहलाते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे खालिस्तान है, जबकि अर्थपूर्ण डाटा खालिस्तान है। तो कच्चे तथ्य को डाटा बोलते हैं और अर्थपूर्ण को सूचना बोलते हैं। सूचना क्या है? जो मीनिंगफुल हो, जो क्या हो, मीनिंगफुल हो, यानी कि कंप्लीट सेंस देती हो, उसको बोलते हैं अर्थपूर्ण, वो होती है सूचना। डाटा क्या है? वो रॉ मटेरियल होता है, यानी कि उसमें अभी और आपको काम करना है, उसमें आपको अभी संशोधन करना है। जैसे अभी मैं आपको ये क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ 17, तो ये क्या है? ये अर्थपूर्ण डाटा है, क्योंकि इसमें आपको पूरा क्वेश्चन और पूरे ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें अगर मैं 2 ऑप्शन हटा दूं तो फिर क्या हो जाएगा? ये रॉ मटेरियल हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी संशोधन करना है हमको। समझ रहे बात को? तो आंसर क्या है इसमें? कच्चे तथा खालिस्तान कहलाते हैं तो डाटा कहलाते हैं, अर्थपूर्ण डाटा क्या कहलाता है? सूचना। आंसर क्या होगा? बी। इसके बाद क्वेश्चन और भी रखेंगे, सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, आप निश्चिंत रहो, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा एग्जाम में कंप्यूटर से। और आपको मैथ के भी टॉपिक करवा रहा हूं मैं, रीजनिंग के भी करवा रहा हूं, साइंस के भी करवा रहा हूं। ये सीरीज पूरी करने के बाद मैं अगली सीरीज करूंगा, आप जैसा बोलोगे वैसे ही, रीजनिंग बोलोगे रीजनिंग की, साइंस बोलोगे साइंस की, मैथ बोलोगे तो मैथ की। बहुत सारे बच्चों ने मेरे को बोला सर प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशो, ब्याज वाले, टाइम एंड वर्क वाले, ट्रेन वाले ये क्वेश्चन कराओ, नाव वाले क्वेश्चन कराओ। तो मैं जल्द ही इनकी वीडियो लेकर आने वाला हूं, आप उसके लिए तैयार रहो। अगर आपने अभी तक बेल नहीं बजाई है, क्योंकि मैं देखता हूँ मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बेल आइकन को नहीं दबाया, तो उनको मिलती नहीं, वो बोलते सर वीडियो कब है मुझे पता नहीं चला। तो भाई सब्सक्राइब तो आपने कर रखा है, लेकिन आपने बेल को नहीं कर रखा। बेल पे क्या करो? क्लिक करो। बेल पे क्या करो? क्लिक करो। वहाँ पे आल मिलेगा लिखा हुआ, आल। तो आपको आल पे यस करना है, तब आपको ये मिलेंगे वीडियो के नोटिस। नहीं तो फिर पता चलेगा टेस्ट भी हो चुका है, सब कुछ भी हो चुका है, और आपको 10 दिन के बाद 5 दिन के बाद वीडियो आपके सामने घुमाते 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 सामने आई। कोई फायदा नहीं उस चीज़ का। डाटा मैनेजमेंट सिस्टम होता है। डाटा मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? डाटा मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? आंसर है डाटा को क्रिएट, मेंटेन और कंट्रोल, एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर होता है। कच्चे तथ्य और आंकड़े क्या हैं? ये डाटा होते हैं। डेटाबेस में यह सुविधा जिसे केवल कुछ रिकॉर्ड को एक्सेस करने की अनुमति होती है क्या कहलाता है? कवरेज बोलते हैं। संबंध परक डाटा क्या है? संबंध परक डाटा क्या है? संबंध परक डाटा क्या है? एक जगह संबंध परक जानकारी संग्रहित करने के लिए, किसके लिए? एक जगह संबंध परक जानकारी संग्रहित करने के लिए, यानी कि इकट्ठी करने के लिए। इस कुंजी में प्रत्येक रिकॉर्ड को अद्वितीय रूप से पहचाना जा सकता है। किस कुंजी में? इस कुंजी में, यानी कि खालिस्तान कुंजी में। आपसे पूछ रहा कुंजी का नाम कि किस कुंजी में प्रत्येक रिकॉर्ड को अद्वितीय रूप से पहचाना जा सकता है। सही आंसर है प्राथमिक कुंजी, यानी कि प्राथमिक कुंजी की सहायता से प्रत्येक रिकॉर्ड को अद्वितीय रूप से पहचान सकते हैं। क्वेश्चन 23वां है, संपूर्ण डेटाबेस संरचना और स्कीमा की परिभाषा के साथ संबंधित डेटाबेस की भाषा है। क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी है। संपूर्ण डेटाबेस संरचना और स्कीमा की परिभाषा के साथ संबंधित डेटाबेस भाषा है DML। कौन सी? DML। क्वेश्चन का आंसर क्या है? DML। आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन रखूंगा, अगली वीडियो में फिर हाजिर रहूंगा नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहूंगा और आपसे भगवान से दुआ करता हूं आपके लिए कि अब की बार आप टॉप लेवल पे एग्जाम पास करके आओ, ताकि आप अपने माँ बाप का, अपना और अपने देश का नाम रोशन कर पाओ, और हमारे चैनल का भी नाम अपने आप ही रोशन हो जाएगा। थैंक यू जो आपने यहाँ तक वीडियो को देखा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद जय भारत। जय हिंद तो बोल दिया करो, जय हिंद बोलने में गौरव बढ़ता है। बोलो जय हिंद जय भारत।